हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रविंदर सिंह। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी टेम्परेरी प्रोविजन है या परमानेंट प्रोविजन है। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसे एज अ फंडामेंटल राइट क्लेम किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपको पता है तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है और वो अभी भी वैलिड है। चौथा क्वेश्चन, रिजर्वेशन तो पता होगा आपको, लेकिन क्या आपको पता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है और वर्टिकल रिजर्वेशन भी है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। Article 16 Clause 1 provide equality of opportunity to every citizen in matter of public employment and appointment. Means हर सिटीजन को राइट है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को में अप्लाई करने का और उसे ज्वाइन करने का। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें नोट करने वाली वो ये है एक्सप्रेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या है, जब हमें नौकरी ज्वाइन करनी है और उसके बाद जो अलग अलग चीजें होती हैं ज्वाइन करने के बाद, जैसे प्रमोशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, ये सभी का सभी इसी के अंदर काउंट होता है। आर्टिकल 16 क्लोज 2 स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। लेकिन किसी और ग्राउंड पे जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी ये चीज बताई थी आपको, जैसे फिजिकल फिटनेस, इंटेलेक्चुअल फिटनेस, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन वैलिड काउंट होगी। वन मोर थिंग, ये जो दोनों क्लोज है ऊपर वाले, ये आपको फील देगा इक्वलिटी बिफोर लॉ की, और जो बाकी वाले क्लोज में डिस्कस करूंगा आगे वो आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की फील देंगे। चलिए आर्टिकल 16 क्लोज 3 ये क्या कहता है। ये पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है रेजिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करने की। ऐसा क्यों किया गया ये समझते हैं। आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश 3 डिफरेंट कैपिटल इस्टेब्लिश कर रहा है, पहली लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, दूसरी जुडिशरी के लिए, तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो डेवलपमेंट है एक पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड ना रहे, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। लेकिन ऐसा पूरे इंडिया में नहीं है। जैसे कच्छ रीजन है, मराठवाड़ा रीजन है, हिली एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, इसके अलावा नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है, यहाँ पे उस हिसाब से डेवलपमेंट हो नहीं पाई, तो जो वहां के लोग हैं उस हिसाब से अपलिफ्ट नहीं हो पाए। इसीलिए क्लोज डाला गया है ताकि सर्टेन क्लासेस में अपॉइंटमेंट दी जा सके। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1957 में एक एक्ट पास किया गया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज ए रेजिडेंस एक्ट। इसमें क्या था, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उस टाइम ये तीनों यूनियन टेरिटरी थी, सर्टेन क्लासेस के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई थी ताकि वहां के लोग अपलिफ्ट हो सके। 1974 में इसे रिपील भी कर दिया गया था। आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये क्या कहता है, ये स्टेट को एम्पावर करता है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बैकवर्ड क्लास सिटीजन में कौन कौन आता है, SC, ST, OBC, ठीक है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन अगर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है, पहली वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होने चाहिए, दूसरा स्टेट के ओपिनियन में वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होने चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मींस जो नंबर है SC, ST के, OBC के गवर्नमेंट जॉब में काफी कम होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला, इसे एज अ फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं किया जा सकता, ऐसा वेरियस जजमेंट में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा, ये एक अनेबलिंग क्लोज है, स्टेट ड्यूटी बाउंड नहीं है, स्टेट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करे या ना करे, ये स्टेट की टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। तीसरा, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, परमानेंट प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये कब तक वैलिड रहेगा, जब तक जो SC, ST, OBC जनरल के बराबर ना आ जाए तब तक। चौथा, ये आर्टिकल 16 क्लोज 1 की एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये इवन उसको इक्वालिटी अचीव करने में हेल्प करती है। पहले ये कहा गया था कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो है आर्टिकल 16 क्लोज 1 की एक्सेप्शन है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि नहीं, ये उल्टा इक्वालिटी अचीव करने में हेल्प करता है। मूविंग ऑन, 1979 में PM मोरारजी देसाई जी ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया अंडर आर्टिकल 340। इसके जो चेयरमैन थे वो DP मंडल थे और इसीलिए इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग, मोर देन 3700 कास्ट पाई गई जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थी। दूसरी चीज, जो OBC की पॉपुलेशन है वो 52% है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि इन्हें 27% रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। तीसरी चीज, रिजर्वेशन क्यों दी जानी चाहिए, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी डाली गई थी। इसमें क्या कहते हैं,
स्टोरी को सुन लेते हैं। एक गांव में बच्चा है जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का है, ठीक है, और वो गांव के ही स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन उस स्कूल की हालत भी काफी खस्ता है। दूसरी तरफ एक अपर कम्युनिटी का, अपर कास्ट का बच्चा है जो सिटी में रहता है, वो स्कूल पब्लिक स्कूल में जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे मीन्स भी हैं नॉलेज गेन करने के, जैसे टीवी, रेडियो, मैगजीन, वो अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट भी लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर ये दोनों बच्चे ओपन एग्जाम में compete करते हैं तो गांव वाला बच्चा डेफिनेटली हार जाएगा, और इसलिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट का क्या हुआ। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट फॉल कर गई, ठीक है, तो इस रिपोर्ट पे कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने भी इस रिपोर्ट पे कुछ नहीं किया। 1919 में फिर जब जनता दल गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस रिपोर्ट को लागू किया और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई। लेकिन इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद काफी वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुए। इसी बीच फिर से जनता दल गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया, उसने 27% रिजर्वेशन ओबीसी की रखी कि नहीं, इनको दी जानी चाहिए। प्लस वॉयलेंट प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर दी, जो अपर कास्ट के पुअर बच्चे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और इसे ही कहा गया इंदिरा साहनी केस। इसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। इंदिरा साहनी जजमेंट को 6:3 की मेजोरिटी के साथ डिलीवर किया गया था। चलिए अब इस जजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। पहला, ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। मीन्स 50% से ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन इसके लिए स्टेट को कंपेलिंग रीजन देने पड़ेंगे। दूसरा, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कास्ट बेसिस पे भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, अकेला इकोनॉमिक फैक्टर हो ये जरूरी नहीं। तीसरा, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 फर्दर क्लासिफिकेशन अलाउ करता है, लाइक बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास। चौथा पॉइंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दी जा सकती। पांचवा पॉइंट, क्रीमी लेयर जो ओबीसी में है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकती। सिक्स पॉइंट, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए ताकि कंप्लेंट ली जा सके, प्लस वो किस कास्ट को इंक्लूड करना है, किसे नहीं इंक्लूड करना है, ये भी वही तय करेगी। सिक्स, रिजर्वेशन थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वैलिड कंसीडर किया जाएगा। सेवंथ, अकेले इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती, सोशल बैकवर्डनेस मिनिमम कंडीशन है। यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दी गई थी वो उसे इनवैलिड कर दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने नोट किए थे इंदिरा साहनी जजमेंट से। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की एंड वर्टिकल रिजर्वेशन की। जब इंदिरा साहनी जजमेंट दी थी तो वहां पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन को भी डिफाइन किया गया था। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन रीड करके बताता हूँ। All reservations are not of the same nature. There are two types of reservation which may, for the sake of convenience, be referred to as vertical reservation and horizontal reservation. The reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe, and other backward class under Article 16 Clause 4 may be called vertical reservation, whereas reservation in favor of physically handicapped under Article 16 Clause 1 can be referred to as horizontal reservation. Horizontal reservation cut across the vertical reservation, what is called interlocking reservation. मतलब जो ओबीसी, एसटी, एससी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एंड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 6, उसे वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाएगा। और अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जिसमें फिजिकली हैंडीकैप बच्चों को रिजर्वेशन दी गई है उसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन जो अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 3 है उसको भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा जाएगा। इसको मैं आपको एक टेबल से समझाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे एक टेबल है, वो देखिए। मान लीजिए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 2000 सीट फिल करनी है और 30% रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ वुमेन भी दिया गया है। पहला कॉलम है कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी। सेकेंड कॉलम है कोटा परसेंटेज, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ऐसे। जो थर्ड कॉलम है वहां पे कैटेगरी वाइज जो सीट अवेलेबल है वो, जैसे एससी कोटा में है 300 सीट, एसटी में 150, ओबीसी में 540। और जो फोर्थ कॉलम है कोटा वाइज कितनी सीट अवेलेबल है वुमेन को, जैसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं एससी कैटेगरी,
यहाँ पे 300 सीट अवेलेबल है। अगर इसका 30% निकाला जाए तो 90% वुमेन को सीट्स दी जाएंगी। अब जो एडमिशन लेने लड़कियां आ रही हैं वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, वो एससी की भी हो सकती है, वो एसटी की भी हो सकती है। अब इस चीज में आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, जो कैटेगरी है ये वर्टिकली देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है वो वुमेन को दी गई, वो हॉरिजॉन्टली हर उसमें है, एससी में भी है, एसटी में भी है, ओबीसी में भी है, वो अलग नहीं है। यही चीज की गई है, कहा गया है कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो इंटरलॉक्ड है। दैट्स इट। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं जो तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है उसके बारे में। 1993 में एक एक्ट पास किया गया तमिलनाडु में। क्या था वो एक्ट? बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट्स और सर्विस अंडर द स्टेट। इसी एक्ट के थ्रू 69% रिजर्वेशन दी गई थी। अब इंदिरा सानी केस में 50% कैपिंग रखी गई थी रिजर्वेशन की, इसीलिए इसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, इसे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। ठीक है, अब 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल ये कहता है अगर कोई एक्ट, कोई लॉ 9th शेड्यूल में है उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इवन वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। ये काफी टाइम तक चला। अब 2007 में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, IR कोहेलो केस। बाय द वे ये यूपीएससी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एनीवे, इस जजमेंट में क्या कहा गया कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और किसी एक्ट को अगर आप 9th शेड्यूल में डालते हो वो जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बच सकता अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन इसकी एक डेट फिक्स की गई, 24 अप्रैल 1973। यही डेट क्यों? क्योंकि इसी डेट को क्वेश्चन अंडर भारतीय जजमेंट आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश की गई थी। अब इस जजमेंट के आने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई इस एक्ट को चैलेंज किया जा सकता है, और इसे चैलेंज किया भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवररूल नहीं किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि ये कहा कि भाई ये जो आपने इस 19% 50% की जो कैपिंग है, 19% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा है, 19% एक्स्ट्रा जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट रिजर्व करो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए टोटल 100 सीट है, तो 69 फेवर में गई बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट के। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, भाई 100 में प्लस 19 और ऐड करो, ये जाएंगी जनरल कैटेगरी के फेवर में। ठीक है, अब ये काफी टाइम तक चला। 2018 में इसे बंद कर दिया, ये जो एक्स्ट्रा 19% जनरल कैटेगरी के बच्चों को जो दी जा रही थी, इसे फिर कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा। एट प्रेजेंट ये है कि 69% बैकवर्ड क्लास बच्चों के फेवर में रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है, और जो एक्स्ट्रा 19% था वो अब नहीं दिया जा रहा। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे कहा है मुझे नहीं पता, मैंने जो फैक्ट है एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके सामने रखे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रिजर्वेशन को समझाने की। एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।